हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया। अगर आप कॉम्पिटेरिया में नए हैं तो कृपया कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। हमने पिछला चैप्टर में पंचायत से संबंधित अनुच्छेद पढ़ा रहे थे स्थानीय प्रशासन में। इसमें अनुच्छेद 243 सिग्निफाई करता है डेफिनेशन को। अनुच्छेद 243 अ ग्राम सभा के, अनुच्छेद 243 ब पंचायतों गठन, अनुच्छेद 243 स पंचायतों की संरचना, अनुच्छेद 243 डी स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 243 ई पंचायतों की अवधि और अनुच्छेद 243 एफ सदस्यों के लिए योग्यता है। फिर 243 छह कहता है पंचायत की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व। इसके बाद 243 ये सब अनुच्छेद परस्पर चलते रहेंगे। 6 के बाद जा आता है। अगर आपको कथा मालूम होगा तो आप ये सेक्वेंस समझ सकते हैं। च छ ज, तो 243 ज जो आपका अनुच्छेद है, पंचायत द्वारा कर अधिरोपण, पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति, कर अधिरोपित करने की शक्तियां और निधियां। निधि का मतलब समझते हैं, जो फंड होता है। निधि का मतलब होता है फंड, निधि, वित्त निधि। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद में हमने ये धाराएं। फिर इसके बाद 243 छ धारा होगी 243 छ, वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन। ये सब पंचायत के लिए, ध्यान दीजिएगा। वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, के लिए वित्त आयोग का गठन। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके आर्टिकल और उनके सब्जेक्ट्स हैं। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे थे। आर्टिकल 243 परिभाषा को बताती है, 243 ए ग्राम सभा को बताते हैं, आर्टिकल 243 बी पंचायतों का गठन बताते हैं, आर्टिकल 243 सी पंचायतों की संरचना को बताते हैं, आर्टिकल 243 डी पंचायत में स्थानों का आरक्षण को बताते हैं, आर्टिकल 243 ई जो है पंचायत की अवधि आदि के बारे में बताते हैं, आर्टिकल 243 एफ सदस्यता के लिए योग्यताएं पंचायत में बताते हैं, आर्टिकल 243 जी पंचायत की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व, इसको 6 भी बोलते हैं, और 243 जो है एच जो है ये पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करने की निधियों के बारे में बताते हैं। और जो धारा हमारी है 243 आई मतलब 6 हिंदी में, तो वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन के बारे में बताते हैं। और भी धाराएं हैं, अब मैं थोड़ा ऊपर का मिटाऊंगा, फिर मैं और अगली धाराओं को आपको बताऊंगा। देखिए अनुच्छेद विषय इसी तरह से रहेगा हमारा दंडवत चार्ट, हमारा दंडवत चार्ट इसी तरह रहेगा और हम इसी में आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आर्टिकल 243 मतलब जे, तो ये पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा को प्रदर्शित करता है। इसके बाद आर्टिकल 243 यहाँ के बाद आता है तो 243 ट मतलब के, तो 243 ट जो आपका आर्टिकल है वो कहेगा पंचायतों के लिए निर्वाचन मतलब इलेक्शन, पंचायतों के लिए इलेक्शन। ये देखिए ऐसे हम यहाँ पे एरो लगा देते हैं।
और आर्टिकल 243 आर्टिकल 243 ये हिंदी वर्णमाला के हिसाब से हम चलेंगे, हिंदी हमारी मातृभाषा। तो 243 जो है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना। संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना, वहां पर जो पंचायती व्यवस्था होगी उसके बारे में ये चर्चा करेंगे। फिर आर्टिकल 243 इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। इसमें क्या है, इसमें लागू नहीं होगा का कतिपय क्षेत्रों का लागू न होना, मतलब यहाँ पे लागू नहीं होगा, इसका ये आर्टिकल है ड, संघ राज्य में नहीं लागू होगा। और इसके बाद 243 आर्टिकल अड़ल होगा। तो ढ क्या कहता है कि विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना, विद्यमान विधियों व पंचायतों का बने रहना। और 243 आर्टिकल जो हमारा है वो ध्यान से समझिए। ये कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में, मतलब इलेक्शन में, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन, कोर्ट के न्यायालयों के हस्तक्षेप क्या क्या होते हैं, हस्तक्षेप उसका वर्णन किया जाता है। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा आप लोग को किस प्रकार से होगा। पंचायती राज व्यवस्था और ये स्थानीय प्रशासन, ये सब एक दूसरे से कोरिलेट है। तो पंचायती शासन के जितने भी ये आर्टिकल्स हैं मैं आपको ये पूरा रिमाइंड कर देता हूँ। अगला जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो पंचायती राज आने वाला है। तो हमने इसलिए आपको पहले आर्टिकल और उसके सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा दिया। इसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा तो इलेबोरेट करूंगा अच्छे से, ये आपको समझ में आएगा। देखिए पंचायत से संबंधित जो अनुच्छेद हमारे पास है हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था में, वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि हर तरीके से आपको समझ में आ जाए। हमने आपको कई अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा दिया है। अब कुछ अनुच्छेद जो बचे इनको बता रहा हूँ। अनुच्छेद 243 कहता है कि सदस्यता के लिए योग्यता है। आर्टिकल 243 कहता है कि पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। आर्टिकल 243 कहता है कि पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और निधियां। आर्टिकल 243 कहता है कि वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन यहीं पर करते हैं ये। आर्टिकल 243 यह कहता है कि पंचायतों में लेखाओं की संपरीक्षा करना, जोड़ घटाना, गुणा भाग, जितने भी आपके खर्च होते हैं। 243 कहता है आर्टिकल पंचायतों के लिए निर्वाचन, इलेक्शन। 243 जो आर्टिकल कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। और 243 जो हमारा है आर्टिकल इस भाग का कतिपय क्षेत्रों का लागू न होने के लिए है। आर्टिकल 243 जो है विद्यमान विधियों पंचायतों का बने रहना है। और आर्टिकल 243 यहाँ कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन करना। तो ये सभी महत्वपूर्ण धाराएं मैंने आपको पढ़ाई। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको पंचायतों से संबंधित धारा। तो स्थानीय स्वशासन हमारा चल रहा है टॉपिक। अब इसमें हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। अब अगला चैप्टर हम इसी चैप्टर के अंतर्गत दूसरा सब रीडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, उसका इंट्रो मैं आपको दे रहा हूँ किस प्रकार से आप इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चंस को ट्रैक करेंगे। इसके लिए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स और ट्रिक्स आपको बतानी थी
ये मैं लगभग कर रहा हूँ, आप इन्हीं से सिंथेसाइज करके पता करिएगा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से हमारे लेक्चर्स में फंस रहे हैं क्वेश्चन या नहीं, आ रहे हैं कि नहीं, ये आपको स्वतः पता लग जाएगा कि एनसीईआरटी को पढ़ने से क्या फायदा होता है। मैंने तो काफ़ी अनुभव किया, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पहले ही आपको धाराओं के बारे में पढ़ा दिया कि कितनी धाराएं हैं और क्या करती हैं। अब हम इसको पूरा एलोबरेट करने जा रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था, आर्टिकल 243 क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ये जो रूरल एरिया है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि व्यवस्था जिस रूप में लागू की गई है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जिस रूप में लागू की गई है उसे, ये कॉमा है, उसे क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था पंचायती राज व्यवस्था। क्या कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था ऐसे फॉर्म में की गई है, तो इसका एग्जैक्ट नेम क्या है? एग्जैक्ट नेम की पंचायती राज व्यवस्था इसको बोलते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य बनते हैं, ग्राम प्रधान बनते हैं, बीडीसी सदस्य बनते हैं, जिला पंचायत अधिकारी बनते हैं, ग्राम के लिए फिर जो सरकारी अफसर भी नियुक्त होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, तो इस तरीके से पीडीओ, एडीओ, ये सब काम करते हैं ग्रामीण व्यवस्था के लिए। और हमारे ब्लॉक के लिए, ब्लॉक के अंतर्गत कई गाँव होते हैं। अब देखिए, तो ये हमारे गांव में जो व्यवस्था करी गई कि हमारे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो क्या है? पंचायती राज सिस्टम। इसके माध्यम से, पंचायती राज सिस्टम के माध्यम से स्थानीय स्वशासन चलाना पंचायती राज कहलाता है। पंचायती राज क्या है? कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय स्वशासन चलाना पंचायती राज कहलाता है। इसी को बोलते हैं पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज क्या है? पंचायत के अंतर्गत राज काज करना, लोकल लेवल पे। पंचायत के अंतर्गत जितने भी लोग हैं, गांव हैं, उनके ऊपर आपका जो स्वशासन होगा, यही है पंचायती राज शासन। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से चलता है। और गांव के मतदाता चुनाव करके गांव के वोटर जो है चुनाव करके पंचायत का निर्माण करते हैं। पंच बनाए जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमारी व्यवस्था पुरानी जो ग्रामीण क्षेत्र को पंचायत का निर्माण करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र को स्थानीय स्वशासन से लाभ पहुंचाते हैं। स्थानीय स्वशासन से लाभ पहुंचाते हैं। जनवरी 1957 की अगर हम डेट को याद करें, जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा कम्युनिटी डेवलपमेंट
जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 एंड और नेशनल कौन कौन से प्रोग्राम लाए, ध्यान दीजिएगा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये थी 1952 में और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में के कार्यकारिता, इसके कार्यकारिता के परीक्षण और उसके बेहतर प्रदर्शन दिखाने के कारण, प्रदर्शनार्थ का मतलब कि प्रदर्शन दिखाने के उपरांत अपेक्षित कदम सुझाने के लिए एक समिति का निर्माण, कदम सुझाने के लिए मतलब स्टेप्स क्या होंगे, कदम का मतलब यहाँ वो है, एक समिति का गठन किया गया। क्या किया गया? एक समिति का गठन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सुशासन की व्यवस्था जिस रूप में लागू की गई है उसे पंचायती राज व्यवस्था का नाम दिया गया है और इसके माध्यम से स्थानीय सुशासन चलाना पंचायती राज कहलाता है। पंचायती राज क्या है? तो इसी माध्यम से, स्थानीय सुशासन के माध्यम से, पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय सुशासन चलाना ही पंचायती राज कहलाता है। ये डेफिनेशन होगी। गांव के मतदाता चुनाव करके पंचायत का निर्माण कर लेते हैं कि ये पंच होंगे और जो ग्रामीण क्षेत्रों को स्थानीय सुशासन में लाभ पहुंचाते हैं। इन जनवरी 1957 भारत सरकार द्वारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि पिछले चलाया गया था 1952 में और पिछला भी एक प्रोग्राम था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 का, तो इसके कार्यकारिता के परीक्षण उसके बेहतर प्रदर्शन के लिए अपेक्षित कदम सुझाने के लिए क्या रहेगा स्टेप, एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम क्या था हम पढ़ेंगे उसके बारे में। समिति ने, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, जो समिति बनाई गई उसने क्या काम किया उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि समिति ने क्या काम किया। जब 1952 और 1953 के साथ साथ जनवरी 1957 में एक समिति बनाई गई, तो समिति ने नवंबर, कौन सी डेट, नवंबर 1957, समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट दी। 1957 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें लोकतांत्रिक मतलब लोगों के द्वारा चुना गया, लोग जिसमें वोट दें, लोग उसको बताएं कि हाँ ये व्यवस्था है, वोटिंग हो, तो उसको लोकतंत्र बोलते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था से आता हुआ, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना संबंधी योजना, कि एक जगह इकट्ठा हो जाए लोगों का वोट, लोगों का एक मत की स्थापना संबंधी योजना का सुझाव दिया गया। एक जगह सेंट्रलाइज किया जाए, लोगों के मत को सुझाव दिया गया था। तो जो फाइनली रिजल्टेंट मतलब अंत में क्या हुआ, जो कि अंततः पंचायती राज के रूप में स्थापित हो गया कि यही है पंचायती राज। तो समिति क्या है, उसी को बोला गया पंचायती राज समिति। तो वो पंचायती राज के रूप में, अंततः पंचायती राज के रूप में स्थापित हुआ।
ये था पंचायती राज का हिस्ट्री, जो अंततः पंचायती राज के रूप में स्थापित हुआ। ये सर्किल में जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा एक 1952 का प्रोजेक्ट लाया गया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक 93 का प्रोजेक्ट था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। तो इसके कार्यकारिता के परीक्षण और उसके बेहतर प्रदर्शन के बाद अपेक्षित कदम सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, और समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना संबंधी योजना का सुझाव दिया गया, जो कि अंततः रिजल्टेंट क्या मिला, कि रिजल्ट क्या हुआ कि यही था, पंचायती राज के रूप में स्थापित हुआ। इसी को बोलते हैं पंचायती राज। यही व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था। क्लियर? एक बार और समझ लेते हैं। इन जनवरी 1957 इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1952 में, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953 में किया गया, तो इसके कार्यकारिता के परीक्षण, उसकी बेहतर प्रदर्शन अच्छा हुआ, तो उससे अपेक्षा किया गया कि कदम सुझाने के लिए कि ऐसे ही हमको मिले, अपेक्षा ऐसा ही रिजल्ट मिले, तो एक समिति का गठन किया गया। क्या किया गया? एक समिति का गठन, एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने नवंबर 1957 में रिपोर्ट दे दी, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना संबंधी योजना का सुझाव दिया गया। कैसा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोगों का जो मत है, लोगों का जो तंत्र है, इसको एक जगह पर सेंट्रलाइज कर देना, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। तो इसकी स्थापना संबंधी योजना का सुझाव दिया गया था, जो कि रिजल्टेंट जो नेम मिला कि वो योजना क्या थी, योजना का सुझाव दिया गया था, जो कि पंचायती राज के रूप में स्थापित हुई। उसी को कहते हैं पंचायती राज। यही था पंचायती राज। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। देखिए, CUET UG का रिजल्ट आ गया है, आज आ गया है। इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, क्योंकि BA में, BSc में, BCom में, जो भी बैचलर कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में, तो इसका रिजल्ट आ गया है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUET UG के फॉर्म आ गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने आप को CUET में नहीं रखा था, लेकिन अभी इसने अपने आप को अटैच कर दिया, और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के CUET UG के फॉर्म आए हैं, जो कि आप भर सकते हैं एडमिशन के। और जो कंबाइंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG हुआ था CUET, उसके रिजल्ट फाइनल आ गए हैं। आप उसको वेबसाइट पे, NTA की वेबसाइट पे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स थी। और एक वैकेंसी आई है BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी काशी बनारस में, जो है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। 307 सीट है, जिसमें कि प्रोफेसर की 87 सीट है। तो आप लोग अप्लाई करिए, जो भी एलिजिबल है छात्र। तो इसी तरीके से आप बने रहिए, जमे रहिए। आप अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पिटेरिया पर क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन राज सीरीज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहा, कि जब विद्यार्थी क्वेश्चन हॉल में जाता है तो कुछ क्वेश्चंस को तो सारे पढ़ा है, तैयारी अच्छी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसका माइंड काम नहीं करता, एट ए टाइम वो नहीं याद आता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पर पूरा सिंथेटिकल और एनालिटिकल रिसर्च करके प्रोवाइड कराता है कॉम्पिटेरिया आपको प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द gist of the crux of the NCERT of the concerned folder, which is Indian Polity and Constitution। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी सिलेक्शन तक। जय हिंद, जय भारत।